हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है ज्योग्राफी का चैप्टर, स्टडी ऑफ वेदर। तो इसमें हम वेदर के, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और उनके कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। एंड लेट मी टेल यू, इन्हें ध्यान से यहाँ पर सुन लेना, समझ लेना, बिकॉज जब हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे, स्पेशली जब हम नेक्स्ट क्लास में इंडिया चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये एलिमेंट्स आपको बहुत काम आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेदर क्या होता है? वेदर रेफर्स टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ प्लेस एट अ स्पेसिफिक टाइम या शॉर्ट टाइम। मान लो दिल्ली में आज धूप है, महाराष्ट्र में या मुंबई में आज बारिश हो रही है, तो वो आज का वेदर है। मतलब एक टाइम पर, प्रेजेंट टाइम में किसी भी जगह पर, किसी भी एक जगह पर कैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, धूप है, बारिश है या बादल है, तो वो कहलाता है वेदर। तो वेदर यूजुअली हम एक दिन का लेते हैं, एक दिन का या फिर 24 आवर्स का, और ये डायनामिक होता है, ये बदलता रहता है काफ़ी फ्रीक्वेंटली। जैसे आज मुंबई में बारिश हो रही है, कल शायद धूप होगी, परसों भी धूप है, फिर 3 दिन बारिश है, तो वो एक वेदर होता है, एक जगह का, एक उसी प्रेजेंट टाइम का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। नाउ से एग्जाम्पल से इट मे बी सनी इन वन सिटी, बट हो सकता है कि दूसरी में बारिश हो रही हो। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, तो वेदर को ना कुछ एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं, जिसमें है टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड डायरेक्शन एंड स्पीड, क्लाउड कवर एंड सनशाइन। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है, वेदर वर्सेस क्लाइमेट, जो कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट भी किसी जगह की वेदर कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये वेदर कंडीशंस कोई प्रेजेंट या टेम्परेरी नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म का डेटा हम कलेक्ट करते हैं और उससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इस जगह पर एवरेज वेदर कैसा रहता होगा। क्या धूप रहती है, क्या गर्मी रहती है, क्या बारिश रहती है, या फिर से ठंडी रहती है। सो दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट। सो व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। मान लो कि 35 ईयर्स का हमने इंडिया का डेटा कलेक्ट किया और हमने क्या निकाला कि इंडिया का क्लाइमेट एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जहां पर ज्यादातर गर्मी रहती है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट, जो एक लंबे टाइम के लिए किसी भी जगह की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस देखी जाती है। सो एग्जाम्पल, इंडिया एक ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, जहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है और सीजनल यहाँ पर रेन्स होती हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मई एंड से ऑलमोस्ट सितंबर तक बारिश होती है और बाकी पूरा का पूरा साल ड्राई रहता है, लेकिन टेम्परेचर हाई रहता है। और सब विंटर्स में कुछ एरियाज हैं जो नॉर्थ के एरियाज हैं, वहाँ ठंड रहती है। तो इटली में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, जहाँ पर समर्स ड्राई होती हैं और हॉट होती हैं और विंटर्स कोल्ड एंड वेट होती हैं। वही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में विंटर्स यूजुअली कोल्ड एंड ड्राई होती हैं, लेकिन समर्स हॉट एंड वेट होती हैं। जैसे अभी का मौसम चल रहा है, तो अभी इंडिया में हम देख रहे हैं कि मानसून आ चुके हैं और काफ़ी सारी जगह पर बारिश हो रही है। सो नाउ इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं जैसे वेदर के थे। कौन कौन से? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड स्पीड, क्लाउड कवर एंड सनशाइन। सो दीज आर अगेन द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट और वेदर के एलिमेंट्स सेम हैं, जिन्हें हम डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन जो हो सकता है कि आपकी क्लास में पूछ लिया जाए, आपके टीचर आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं, वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेदर एंड क्लाइमेट। सो वेदर, अगर हम वेदर के टाइम स्पैन की बात करें तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जैसे कि एक दिन के लिए या फिर कुछ घंटों की बात करें। क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, जैसे मान लो 30 से 35 साल की। एरिया लोकल होता है या फिर रीजनल या ग्लोबल होता है। नेचर ऑलवेज चेंजिंग और एवरेज पैटर्न रहता है, राइट। तो यहाँ पर ये हमेशा बदलता रहता है, इसका जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट एवरेज रहता है कि जैसे 35 डिग्री टेम्परेचर होगा तो कभी 34 हो गया, कभी 37 हो गया, तो मतलब एवरेज 35 ही है। तो दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट। नाउ एग्जाम्पल, जैसे टुडे इज रेनिंग, बट इंडिया का जो क्लाइमेट है दैट इज अ मॉनसून क्लाइमेट।
करेक्ट। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। अब हम आ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमें किसी भी जगह की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में बताता है। तो देखते हैं टेम्परेचर होता क्या है और कैसे ये हमारे वेदर को और क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। सो टेम्परेचर रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर। तो आप बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या लगाता है, वो लगाता है थर्मोमीटर। तो एग्जैक्टली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं, चाहे हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है या फिर हमें कहीं बाहर एयर का टेम्परेचर मेजर करना है। और टेम्परेचर क्या होता है, कोई भी चीज कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है, दैट इज वॉट टेम्परेचर इज, राइट। अब टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कौन कौन से, जैसे लैटिट्यूड। अब अर्थ है, ठीक है, लैटिट्यूड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम पढ़ेंगे। अर्थ में यहां पर है 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, चाहे आप नॉर्थ की तरफ जाओ चाहे आप साउथ की तरफ जाओ, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, पहला फैक्टर। दूसरा है ऑल्टीट्यूड, ये भी आगे पढ़ेंगे कि आप सी लेवल से कितना ऊपर हो। तो अगर यहाँ पर समुद्र है तो इस समुद्र से आपकी हाइट कितनी है, क्या आप सी लेवल पर हो, क्या आप सी लेवल से थोड़ा ऊपर हो या फिर आप बहुत ज्यादा ऊपर हो। तो आप जितना ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब आप कहाँ पर रहते हो, आप कोस्टल एरियाज में रहते हो या फिर आप अंदर के एरियाज में, क्या आप केरला में रहते हो या फिर आप दिल्ली में रहते हो। तो ये भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं वहां पर समुद्र का एक इफेक्ट होता है। तो समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, वहां का जो एरिया होता है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां का टेम्परेचर ऑलमोस्ट न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल नहीं बोलूंगी बट स्टेबल बनाकर रखती हैं। वहीं पर जो इनलैंड एरियाज होते हैं वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है। नेक्स्ट, ओशन करंट्स। अब ओशन से वार्म करंट्स आ रहे हैं या कोल्ड करंट्स आ रहे हैं, वो भी अफेक्ट करता है किसी जगह के टेम्परेचर को। नेक्स्ट, विंड्स। तो अब विंड गर्म है या ठंडी है, अगेन इट ऑल्सो अफेक्ट्स द टेम्परेचर। देन क्लाउड कवर। अब अगर क्लाउड कवर ज्यादा है तो सनलाइट अच्छे से एंटर नहीं कर पाएगी, सनलाइट अच्छे से एंटर नहीं करेगी तो थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर क्लाउड कवर ज्यादा कम है तो सनलाइट अच्छे से एंटर कर पाएगी हमारे मतलब अर्थ तक, अर्थ के सरफेस तक, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। नेक्स्ट, स्लोप एंड एस्पेक्ट। तो स्लोप एंड एस्पेक्ट, मान लो ये एक पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ के इस तरफ ही धूप आ रही है और दूसरी तरफ धूप नहीं है, तो ये वाला जो साइड है वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा और ये वाली जो साइड है इसका टेम्परेचर कम होगा। सो डायरेक्शन एंड एंगल ऑफ लैंड सरफेसेस, इसको भी हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वेदर एंड क्लाइमेट, दैट इज लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड बेसिकली होता है कि डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द इक्वेटर। तो यहाँ पर अर्थ का ये सेंटर है और ये है 0 डिग्री, करेक्ट। इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ है, इसके नीचे की तरफ आएंगे तो साउथ है। अब इक्वेटर जो होता है ना, इक्वेटर पर हमेशा सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। तो अगर यहाँ पर से यहाँ पर सन है, यहाँ से धूप यहाँ पर सीधी गिर रही है, जैसे जैसे हम दूर जाते जाते, जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर या इक्वेटर के नीचे को जाते जाते हैं, यही सनरेज अब स्लांटिंग होती जाती है, उनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अर्थ के सरफेस पर पहुंचने को। तो जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो उनका जो उनकी हीट है वो कम होती जाएगी, इसलिए कम हीट उस अर्थ के सरफेस तक पहुंचेगी। तो ये भी अफेक्ट करता है किसी जगह के क्लाइमेट को या फिर वेदर को। सो ड्यू टू द अर्थ स्फेरिकल शेप, सन रेज स्ट्राइक एट डिफरेंट एंगल्स। तो इक्वेटर पे बिल्कुल सीधी आएंगी, जैसे जैसे ऊपर को बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नीचे को जाते जाएंगे, इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, सन रेज स्लांटिंग होती जाएंगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी तो उतनी हीट उस अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगी, वो ठंडी होती जाएंगी जैसे जैसे उनको ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, जैसे जैसे उनको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। सो एट इक्वेटर
रेज आर डायरेक्ट, मतलब 90 डिग्री पर है तो ज़्यादा हीट होगी, जब हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो स्लैंटिंग होती जाएंगी और यहाँ पर कम हीट देखने को मिलेगी टुवर्ड्स द पोल्स। नाउ इन द ट्रॉपिक्स सन रेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकल ऑल ओवर द ईयर। तो ये जो एरिया होता है ना, सो इसको मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ। सो दिस इज इक्वेटर, राइट। इक्वेटर में से ऊपर जाओ और नीचे जाओ। सो दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 23.5 डिग्री साउथ। तो ये वाला जो एरिया होता है ये होता है ट्रॉपिकल एरिया। तो इस एरिया में थ्रू आउट द ईयर सन की रेज बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर गर्मी रहती है। अब कंक्लूजन क्या हमारा निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो टेम्परेचर है वो इट increases, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। तो जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर को जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, जैसे जैसे हम 0 डिग्री से नीचे को जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो ये सनरेज हैं, यहाँ पर एकदम सीधी पड़ रही हैं और जैसे जैसे ऊपर को जा रही हैं यही सनरेज अब स्लांटिंग होती जा रही हैं, तो इनकी हीट लूज होगी और वहाँ तक कम हीट पहुँचेगी, इसलिए पोलर रीजन्स ठंडे होते हैं और इक्वेटर गर्म होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, विच इज ऑल्टीट्यूड। बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? इट इज बेसिकली हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी। तो सी से कितना ऊपर है वही होता है हमारा ऑल्टीट्यूड। अब जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, मतलब अगर ये सी लेवल है, जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाते जाओगे ठंड बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सी लेवल से ऊपर जाते जाते जब हमारा ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है तो एयर थिन होती जाती है, राइट। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर थिन होती जाती है। जब एटमॉस्फेयर थिन होती जाती है तो उससे उसकी हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी कम होती जाती है, इसलिए हिली एरियाज में जहाँ पर ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होता है वहाँ पर एयर पतली होती है। एयर के पतले होने की वजह से हीट कम एब्जॉर्ब करता है ये एटमॉस्फेयर और वहाँ पर ज़्यादा ठंड लगती है। सो टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, हायर द प्लेस कोल्डर इज द टेम्परेचर एंड लोअर द प्लेस लाइक क्लोजर टू द सी लेवल वो ज़्यादा वार्म होता है। सो रीजन बीइंग हायर ऑल्टीट्यूड्स पे एयर थिन होती है एंड इट होल्ड्स लेस हीट, वहीं पर लेस एयर प्रेशर होता है और लेस हीट रिटेंशन होती है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल। अब सी लेवल से डिस्टेंस क्या है? सो इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल। अब मान लो सी जो है वो एक टेम्परेचर मॉडरेटर, मान लो, बट सी एक टेम्परेचर मॉडरेटर का काम करता है। तो जो एरिया सी के पास है वो वहाँ का टेम्परेचर ना थ्रू आउट द ईयर एक स्टेबल सा टेम्परेचर रहता है, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी। सो व्हेन द लैंड इज हॉट, ठीक है, अब जमीन गर्म हो गई है, हाई प्रेशर डेवलप हो गया है, तो सी की तरफ से मॉइस्चर भरी ठंडी ठंडी हवा आएगी और वो इस एरिया में ठंडी ठंडी हवाएं देती जाएगी। दूसरी तरफ अगर टेम्परेचर ठंडी हो गई है, अगर लैंड ठंडी हो गई है तो सी से गर्म हवा आएगी और वो लैंड के ऊपर की जो एयर है उसको गर्म हवा से फिल कर देगी। सो दिस इज हाउ सी एक्ट एज अ टेम्परेचर मॉडरेटर। सो प्लेसेस नियर द सी हैज माइल्ड एंड स्टेबल टेम्परेचर्स। तो वो जगहें जो सी के नज़दीक हैं वहाँ का टेम्परेचर माइल्ड रहता है और थ्रू आउट द ईयर स्टेबल रहता है। सो द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जो हमें देखने को मिलते हैं, सबसे पहला है मैरीटाइम क्लाइमेट विच इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय सी। तो इट इज माइल्ड इन समर्स एंड विंटर्स, एग्जाम्पल जापान में या फिर श्रीलंका में। कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट विच इज फार फ्रॉम द सी हैज नो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। तो ये वो जगहें हैं जो सी से बहुत दूर है और इनके ऊपर सी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। सी की वजह से सी का कोई मॉडरेटिंग इफेक्ट इन एरियाज में नहीं पहुंचता है। बहुत ज़्यादा गर्म समर्स होती हैं और बहुत ही हार्श विंटर्स होती हैं। सो एग्जाम्पल इन साइबेरिया एंड तिब्बत। क्योंकि ये सी से दूर हैं इसलिए यहाँ पर गर्मियाँ हार्श और विंटर्स बहुत ठंडी होती हैं।
करेक्ट। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ और आप हैरान हो जाओगे ये जान के कि हमारी दो ऐसी माउंटेन रेंजेस हैं जो बिल्कुल इक्वेटर के पास आती हैं, जिसमें है किलिमंजारो एंड माउंट कीनिया इन अफ्रीका। तो अफ्रीका की ये दोनों ही माउंटेन्स इक्वेटर के पास हैं, लेकिन आप इनको अगर देखोगे तो ये स्नो कवर्ड है। तो आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि जो इक्वेटर के पास जगहें हैं वो उन जगहों में क्योंकि सनरेज सीधी गिरती हैं तो वहां पर गर्म ज्यादा रहता है, वहां पर सनरेज का बहुत डायरेक्टली वो सनरेज वहां पर गिरती हैं तो गर्मी ज्यादा होती है इक्वेटर के पास, लेकिन ये तो स्नो कवर्ड आप बता रहे हो। एग्जैक्टली, दिस इज बिकॉज क्योंकि उनका जो सी लेवल से हाइट है ना वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा है तो जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं देयर इज थिनिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर थिन होता जा रहा है, तो हीट रिटेंशन कैपेसिटी इस एटमॉस्फेयर की कम होती जा रही है, तो इसलिए ये स्नो कवर्ड रहती हैं। सो बिकॉज ऑफ देयर हायर ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर्स आर लो डिस्पाइट बीइंग इन द ट्रॉपिकल जोन। सो हायर द ऑल्टीट्यूड लोअर इज द टेम्परेचर। तो किसी भी जगह के क्लाइमेट को कोई एक चीज अफेक्ट नहीं कर रही है कि हाँ वहां पर वो इक्वेटर के पास है या वो सी के पास है या फिर वो बहुत ज्यादा हाइट पर है। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ अ प्लेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ओशन करंट्स। तो ओशन करंट्स सिर्फ ओशन को ही अफेक्ट नहीं करते हैं बल्कि ये नियर बाय कोस्टल एरियाज को भी अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि ओशन करंट्स होते क्या है। ओशन करंट्स बेसिकली एक ऐसे स्ट्रीम ऑफ वाटर होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते रहते हैं ओशन में। जैसे कि इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज वार्म एंड सेकेंड आर द कोल्ड करंट्स। वार्म करंट्स दे फ्लो फ्रॉम द लोअर लैटिट्यूड्स टू द हायर लैटिट्यूड। तो मतलब ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ को फ्लो करते हैं करंट्स। ठीक है, तो इक्वेटर के पास तो गर्मी ज्यादा होती है, पोल्स में ठंड होती है, तो बेसिकली ये कोल्डर रीजन्स में जाके वहां पर थोड़ी सी गर्मी दे आते हैं। वहीं पर जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो पोल्स से मतलब हायर लैटिट्यूड पर कौन है, पोल्स, और लोअर लैटिट्यूड मतलब 0 डिग्री पर कौन है, इक्वेटर। तो ये पोल्स से इक्वेटर की तरफ चलते हैं। पोल्स में होती है ठंडी, इक्वेटर में होती है गर्मी, तो ये ठंडे ठंडे करंट्स आते हैं और ये इक्वेटर की तरफ को मूव करते हैं। सो दे कूल डाउन द कोस्टल एरियाज इन द वार्मर जोन्स। जो वार्म करंट्स हैं वो पोलर रीजन्स को थोड़ा गर्म कर देते हैं और जो कोल्ड करंट्स हैं वो इक्वेटर या कोस्टल रीजन्स को, जो इक्वेटर के पास वाले रीजन्स हैं, उनको थोड़ा ठंडा कर देते हैं। तो ये होते हैं वार्म एंड कोल्ड करंट्स। ध्यान से पढ़ना, बहुत ही सिंपल है, समझ आ जाएगा। नाउ द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। इनका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट है। अब देखो वार्म करंट्स है ना वो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं नियर बाय लैंड में, और कोल्ड करंट्स डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर को इन द नियर बाय लैंड्स, राइट। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि वार्म करंट्स, सो वार्म करंट्स दे वार्म द क्लाइमेट इन कोल्ड एरियाज, राइट। वहीं पर कोल्ड करंट्स दे कोल्ड क्लाइमेट इन वार्म एरियाज। करेक्ट, समझ आ गई बात। आगे नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज विंड्स। विंड्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एरिया के टेम्परेचर के ऊपर, किसी भी एरिया के क्लाइमेट के ऊपर। तो विंड का टेम्परेचर पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है, किसी भी जगह के क्लाइमेट और वेदर पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। जैसी हवाएं आएंगी वैसा अगली जगह का क्लाइमेट या टेम्परेचर या वेदर हो जाएगा। जैसे कि वार्म विंड्स आएंगी तो जहां वो जा रही हैं वहां पर गर्मी लेकर जाएंगी, और अगर कोल्ड करंट्स आएंगे या कोल्ड विंड्स आएंगी तो जहां पर वो जा रही हैं वहां पर ठंडी लेकर जाएंगी। सो द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, इनका इफेक्ट क्या रहता है। सो विंड कैरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर ओरिजिन। सो हॉट रीजन विंड्स रेज द टेम्परेचर, कोल्ड रीजन विंड्स लोअर्स द टेम्परेचर। जैसे कि लू एक बहुत ही कॉमन चलने वाली हवा हमारे नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में जो हॉट होती है और ड्राई होती है, समर के टाइम पर चलती है। सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम डेजर्ट्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड ब्लोज ओवर द ग्रेट प्लेन। तो ये
डेजर्ट से चलती हैं और हमारे इंडिया के प्लेन्स की तरफ को चलती हैं और वहां बहुत ज्यादा गर्मी लेकर आती हैं समर्स में। इट मेक्स द टेम्परेचर अनबेरेबली हॉट इन समर। तो मतलब इतना गर्म टेम्परेचर हो जाता है कि उसको सहन करना मुश्किल हो जाता है समर्स में। तो इसमें दो तरह की विंड्स होती हैं, ऑन शोर एंड ऑफ शोर विंड्स। ऑन शोर मतलब दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, तो वो सी से लैंड की तरफ चलती हैं, मॉइस्चर वाली होती हैं और मॉइस्चर वाली होंगी तो आगे क्या करेंगी, बारिश करेंगी, आगे टकराएंगी पहाड़ों से। जैसे ही पहाड़ों से टकराएंगी यहाँ पर सारा मॉइस्चर यहीं पर छोड़ जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ रेन। सो दे आर यूजुअली वार्म एंड दे आर ह्यूमिड। वहीं पर ऑफ शोर विंड्स लैंड से सी की तरफ चलती है। अब लैंड में तो कोई मॉइस्चर है नहीं, तो लैंड से चलने वाली विंड्स कूल होती हैं। ये पहली बात है कि ड्राई होती हैं और ठंडी होती हैं। सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स दैट वी नो। और एडिशनली कोल्ड पोलर विंड्स होती हैं, तो जो हमारे पोलर रीजन्स हैं, जो नॉर्थ पोल है, वहां से ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और ये नॉर्थ चाइना में बहुत ज्यादा ठंड लेकर आती हैं। सो दीज आर द different types of winds that we know. Now coming on to the cloud cover. अब cloud cover also affect the balance between the incoming solar radiations and the outgoing terrestrial radiation. मतलब कि अगर आज आपके जहां भी आप रहते हो अगर वहां पर clouds हैं तो वो क्लाउड्स जो सन से आ रही रेज हैं सारी की सारी अंदर नहीं आएंगी, ना ही जो अर्थ में ऑलरेडी एंटर्ड रेज हैं वो सारी की सारी बाहर जा पाएंगी। तो ये बेसिकली इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेज को बैलेंस करता है। कैसे? तो डे टाइम और नाइट टाइम में क्या होता है ये पढ़ेंगे। डे टाइम में सो द क्लाउड्स ब्लॉक इंसुलेशन, मतलब जो अंदर आ रही सोलर रेडिएशन है ना, क्लाउड्स उनको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, इससे ठंडे दिन होते हैं और जब स्काईज क्लाउडी होते हैं, तो जब क्लाउड्स होंगे तो दिन थोड़े ठंडे होंगे। वहीं पर नाइट टाइम में क्लाउड्स ट्रैप टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। अब रात को वो क्या करती हैं कि सूरज चला गया, अब हमारी अर्थ ने हीट को ट्रांसमिट करना शुरू किया, ये रेडिएशंस ट्रांसमिट हुई। अब क्लाउड्स पूरी की पूरी रेडिएशंस को भी हीट से एस्केप नहीं करने देंगे, उनको ट्रैप करके रखेंगे ताकि टेम्परेचर एकदम ड्रॉप ना हो जाए कि मतलब दिन में अगर 25 था रात में बिल्कुल 0 डिग्री हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। सो इट रिजल्ट्स इन वार्मर नाइट्स व्हेन द स्काईज आर क्लाउडी। तो दिन जब क्लाउडी स्काईज होते हैं तो दिन ठंडे होते हैं और रातें वार्म होती है। ठीक है, अब क्लियर स्काई जैसे कि डेजर्ट में, तो यहाँ पर धूप बिल्कुल सीधी आ रही होती है, तो ये हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स होती हैं। तो धूप आती है, सोलर रेडिएशंस आती हैं और रात को जितनी भी इस मिट्टी ने जितनी भी सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया है ये सारी एस्केप हो जाती हैं हमारे अर्थ सरफेस से। तो यहाँ पर बहुत गर्म दिन होते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन रातें भी ठंडी होती हैं। सो द क्लाउडी नाइट्स इन समर फील हॉट एंड स्टफी एंड अनकंफर्टेबल ड्यू टू द ट्रैप्ड हीट। राइट, तो क्लाउड कवर समझ आ गया। अब हम बात करते हैं स्लोप एंड आस्पेक्ट की। तो इसके बारे में ध्यान से सुनना कि स्लोप क्या होता है और आस्पेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहली बात, स्लोप क्या होता है। स्लोप को अगर हम हिंदी में बोलें तो स्लोप को हम बोलते हैं ढलान। ढलान मतलब कि कोई भी चढ़ाई है वो कितनी स्टीप है या फिर कितनी जेंटल है। अब वो जितनी ज़्यादा स्टीप होगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट होगी, उतनी ही यहाँ पर कम वेजिटेशन देखी जाएगी, मिट्टी पतली होगी, वेजिटेशन यहाँ पर टिकेगी नहीं, टेम्परेचर यहाँ पर जल्दी चेंज होगा। करेक्ट। दूसरा है आस्पेक्ट। आस्पेक्ट मतलब कि ढलान कि किस साइड पर फेस है, मतलब कि सूरज की रोशनी इस स्लोप के किस तरफ पर पड़ रही है। अब मान लो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, अगर हम इंडिया में बात करें, तो इंडिया जो है वहाँ पर जो साउथ फेसिंग स्लोप्स होती हैं वहाँ पर ज़्यादा सनलाइट गिरती है, तो इस वजह से साउथ स्लोपिंग फेस जो होते हैं दे आर वार्मर, और जो उसके ऑपोजिट साइड जो नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स होती हैं वो ठंडी होती हैं। वहीं पर अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में चले जाओ तो ये उल्टा होता है। सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ फेसिंग स्लोप्स ठंडी एंड नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स गर्म होती हैं। तो मतलब जैसे कि अब मान लो ये एक पहाड़ है, राइट, मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, से दिस इज साइड ए, दिस इज साइड बी। यहाँ से सूरज आ रहा है तो बी साइड पर ज्यादा सनरेज गिर रही हैं, सो दिस विल बी वार्मर एंड दिस विल बी लाइक कोल्ड।
करेक्ट। सो स्टीप स्लोप्स में बेयर वेजिटेशन, बेयर और या फिर लैक ऑफ वेजिटेशन होती है, अनसुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन होती है, और यहाँ पर टेम्परेचर काफी रैपिडली चेंज होता है। एस्पेक्ट इज द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप इन रिलेशन टू द सन रेज, कि सन रेज के रिलेशन में स्लोप किस तरफ को है, करेक्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साउथ फेसिंग स्लोप्स गेट मोर डायरेक्ट सनलाइट, तो वो वार्मर होती हैं, और नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स गेट लेस सनलाइट, तो वो कूलर होती हैं। इन सदर्न हेमिस्फेयर ये डायरेक्टली ऑपोजिट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से, नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स वार्मर, साउथ फेसिंग स्लोप्स कोल्डर। सो सन फेसिंग स्लोप्स आर वार्मर एंड मोर हैबिटेबल, वेयर एज द अदर स्लोप्स, द दूसरी वाली जो साइड होती है, दैट इज कूलर एंड मोर रग्ड, करेक्ट। अब आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो हम पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं कि हमारे ऊपर ना एक बहुत बड़ा प्रेशर है जो हमारे सिर के ऊपर है, लेकिन हमें फील ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर भी एक फ्लूइड है। तो हमारे ऊपर एक फ्लूइड का बहुत ज्यादा प्रेशर है, एंड दैट इज एयर, एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड उसको बैलेंस करता है और हमें ऐसे क्रश नहीं होने देता। सो इट इज द वेट ऑफ द एयर प्रेसिंग डाउन ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर एयर का प्रेशर कॉन्स्टेंटली इसको प्रेस करता रहता है। सो व्हाट इज इट्स रिलेशन विद द टेम्परेचर? अब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा किसी भी जगह पर, उतना ही वहां पर प्रेशर बनेगा। जब आप क्लास 8 में जाओगे और जब आप चैप्टर इंडिया पढ़ोगे, तब आप देखोगे कि इंडिया में मॉनसून कैसे आते हैं। गर्मियां शुरू होती हैं ऑलमोस्ट मार्च से, ठीक है, मार्च से, और मई के मिड तक ना बिल्कुल पीक गर्मी आ जाती है, तो गर्म बहुत ज्यादा हो जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पर जब वहां पर टेम्परेचर हाई होता है तो वहां का प्रेशर कम होता है, और तभी यहाँ से समुद्र की तरफ से वो मॉइस्चर लेडन विंड्स चलती हैं टुवर्ड्स द लैंड, और वो खूब सारी बारिश लेकर आती है, ठीक है। तो मतलब टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर कम। अब टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज्यादा, तो ये रिलेशन याद रखना है, सिंपल तरीके से लिखा है। व्हाट इज इट्स इफेक्ट? सो प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड्स होती हैं और करंट्स आते हैं। विंड्स मतलब जो हॉरिजॉन्टल मूव करती हैं, ठीक है। विंड क्या होती है? विंड हॉरिजॉन्टली चलती है, करेक्ट। करंट्स क्या होते हैं? जो वर्टिकली मूव करते हैं, जो वर्टिकल एयर मूवमेंट्स होती हैं। सो दीज डिराइव द सर्कुलेशन ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर एंड दे आर मेजर्ड बाय बैरोमीटर। सो दे वेरी विद द ऑल्टीट्यूड, राइट। तो ऑल्टीट्यूड ज्यादा होगा तो हायर इज द ऑल्टीट्यूड, लोअर इज द प्रेशर। टेम्परेचर, वार्मर इज द एयर, लोअर इज द प्रेशर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। जितना ज्यादा ऑल्टीट्यूड उतना कम प्रेशर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना कम प्रेशर। तो मतलब ज्यादा गर्म होने से या ज्यादा ऑल्टीट्यूड होने से प्रेशर कम होता है, और कौन इसको मेजर करता है? बैरोमीटर। नाउ कमिंग ऑन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। अब जैसे जैसे हम ऊपर को चलते जाएंगे ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। ऐसा क्यों होगा? वाई? बिकॉज सी लेवल पर क्या होता है कि हवा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर को जाते जाते, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? एज वी मूव, दिस इज सी लेवल, और जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते जाते हैं एयर थिन होती जाती है। एयर थिन होती जाएगी तो एयर लेस एयर होगी ऊपर, तो उसकी वजह से प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो अगेन समथिंग इंपॉर्टेंट याद रखनी है ये चीजें। तो जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे वैसे वैसे एयर थिन होती जाएगी। एयर थिन होगी तो एयर प्रेशर भी कम होता जाएगा। सो हायर द ऑल्टीट्यूड लोअर इज द प्रेशर। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द वेदर एंड द विंड पैटर्न्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द टेम्परेचर एंड द एयर प्रेशर। सो नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर? सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, अब जब टेम्परेचर बढ़ जाता है सो एयर गर्म हो जाती है, एयर एक्सपैंड होती है, और एयर ऊपर की तरफ राइज हो जाती है, मतलब ऊपर उठ जाती है। हल्की है तो ऊपर चली जाएगी, इसकी वजह से नीचे प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो हमने क्या देखा कि लैंड है, लैंड में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी आ गई, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पर जो एयर है वो भी कैसी हो जाएगी? उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो लाइट हो जाएगी, लाइट हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी। अब हवा तो ऊपर चली गई है, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे देयर विल बी लेस प्रेशर,
बात समझ आई? सो व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, अब जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है, तो एयर ठंडी हो जाती है। टेम्परेचर कम हुआ, एयर ठंडी हुई, एयर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, एयर सिंक हो गई। अब भारी है तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगी, एयर सिंक हो जाएगी, और सिंक होने से अब हमारे आसपास खूब सारी एयर होगी और अब एयर का प्रेशर भी ज्यादा होगा। समझ गए? रिलेशन समझ आ गया टेम्परेचर और एयर प्रेशर के बीच में। टेम्परेचर ज्यादा तो एयर गर्म हो जाएगी, एयर गर्म हो जाएगी तो एयर एक्सपैंड होगी, एयर एक्सपैंड होगी तो राइज हो जाएगी और हमारे आसपास प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अब टेम्परेचर कम हो गया तो एयर ठंडी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट और कूल होके नीचे सिंक हो जाएगी, और सिंक होने से हमारे आसपास खूब सारी एयर होगी, जिससे एयर का प्रेशर हमारे ऊपर ज्यादा होगा। सो एज द एयर प्रेशर डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर, सो इक्वेटोरियल रीजन्स हैव लो प्रेशर ड्यू टू हाई हीट। तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो नॉर्थ इंडिया में प्रेशर बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एयर गर्म होके ऊपर चली जाती है, क्योंकि हवा हल्की हो जाती है, ऊपर चली जाती है, और इस वजह से एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवर हियर, विच इज द प्रेशर बेल्ट। तो प्रेशर बेल्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, प्रेशर बेल्ट्स क्या होती हैं? सो दीज आर द पैटर्न्स ऑफ द एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द अर्थ, और दे आर क्लोजली लिंक्ड टू द हीट जोन्स, टॉरेड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड। तो याद है ना कहाँ कहाँ होते हैं? सो ये मैंने zones बना दिए। ठीक है, सो दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 23.5 डिग्री साउथ, दिस इज 66.5 डिग्री साउथ, एंड दिस इज 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक है टॉरिड जोन, बहुत ही ज्यादा गर्मी। उसके ऊपर जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यहाँ पर जाते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ तक और 66.5 डिग्री साउथ तक फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये आता है टेम्परेट रीजन में। और जब हम इस आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के बियॉन्ड चले जाते हैं तो आता है फ्रिजिड जोन, बिल्कुल फ्रिज वाला, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। सो दीज बेल्ट्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर अक्रॉस द लैटिट्यूड्स। तो अब ये प्रेशर बेल्ट्स कैसे बनती हैं? ये बनती हैं क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंसेस आते हैं, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल विंड पैटर्न्स। तो हम प्रेशर बेल्ट्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें थ्रू आउट द ग्लोब ये हमें प्रेशर बेल्ट्स को या विंड पैटर्न्स को स्टडी करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहली प्रेशर बेल्ट की, विच इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो इक्वेटर के पास हमें पता है सनरेज डायरेक्ट होती हैं तो गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से यहाँ की एयर हीट अप होके एक्सपैंड हो जाती है, लाइट हो जाती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होता है। सो इट इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर। व्हाई इज दिस फॉर्म? बिकॉज रीजन गर्म होता है, एयर हीट अप होती है, एक्सपैंड होती है, लाइट होती है और ऊपर की तरफ राइज हो जाती है। एयर के राइज होने से लो प्रेशर जोन्स बनते हैं और इसे हम बुलाते हैं डोलड्रम्स, राइट। तो इन रीजन्स को या इस लो प्रेशर जोन को हम डोलड्रम्स भी बुलाते हैं। अब ये रीजन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काम रीजन्स, राइट। तो ये रीजन्स क्योंकि यहाँ पर एयर की एक्टिविटी बहुत ही कम होती है तो ये काफ़ी काम रीजन्स देखे जाते हैं, काफ़ी काम कंडीशंस वाले रीजन्स देखे जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ सरफेस विंड्स। क्योंकि यहाँ पर सरफेस विंड्स बहुत कम होती हैं इसीलिए ये काम रीजन्स देखे जाते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग ऑफ वार्म एंड द मॉइस्ट एयर, राइट। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट राइजिंग होती है, वार्म और मॉइस्ट एयर कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ राइज करती हैं एंड फ्रीक्वेंटली लीड्स टू क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेन। तो काम है, विंड्स है, राइट, मॉइस्ट है, ऊपर की तरफ जाएंगी और फिर क्या लेकर आएंगी? बारिश लेकर आएंगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। नाउ द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, तो इनकी लोकेशन क्या है? तो ये
ऑलमोस्ट मिड लैटिट्यूड में 30 to 35 डिग्री वाले लैटिट्यूड में देखने को मिलती हैं, दोनों ही हेमिस्फेयर में, नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फेयर में, जस्ट बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। ठीक है, जैसे ही ट्रॉपिक्स खत्म होता है उसके बियॉन्ड हमें ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स देखने को मिलती हैं। अब होता क्या है, जैसे हमने इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स में पढ़ा कि हवा गर्म होगी, ऊपर जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि ये हवा हमेशा ही ऊपर रह जाएगी, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी वैसे वैसे ये ठंडी होती जाएगी और ये फिर वापस नीचे आएगी, राइट। सो व्हेन इट फॉर्म्स, सो वार्म एयर राइजेस फ्रॉम द इक्वेटर एंड व्हाइट फॉर्म्स बेसिकली। तो वार्म एयर ऊपर गई, राइजेस फ्रॉम इक्वेटर, फिर ये डिसेंड करेगी इस तरफ एंड डिसेंडिंग एयर बिकम्स डेंस एंड क्रिएट्स हाई प्रेशर, और इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये एक पुराना नाम है जो सेलर्स ने दिया था, मतलब वो टाइम जब एकदम हवा चलना बंद हो जाती थी और शिप्स रुक जाती थी, तो इसलिए उस टाइम के सेलर्स ने इसे हॉर्स लैटिट्यूड का भी नाम दिया है। सो दीज हाई प्रेशर बेल्ट्स दे आर ड्राई एंड दे आर इन ड्राई एंड स्टेबल वेदर और मेजर डेजर्ट जोन जैसे कि सहारा, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स की। तो ये कहाँ देखने को मिलती हैं? ये देखने को मिलती हैं बिटवीन 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड, दोनों ही हेमिस्फीयर में, नॉर्थ एंड साउथ दोनों। वाई इट फॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पर जो एटमोस्फेयर होता है, अब लैटिट्यूड बढ़ गया, एटमोस्फेयर थिन हो गया इन दिस जोन, सो एयर स्विंग्स टुवर्ड्स द इक्वेटर ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन। तो इस समय पर अर्थ जो है अब स्विंग करने लग जाती है टुवर्ड्स द इक्वेटर, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही होती है। दिस रिजल्ट्स इन लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर जोन। तो इससे डेंसिटी कम हो जाती है और जो प्रेशर जोन है वो भी कम हो जाता है, राइट। तो मतलब प्रेशर जो है वो भी कम हो जाता है, लो प्रेशर जोन्स डेवलप होते हैं। सो इट एक्ट्स लाइक अ पार्शियल वैक्यूम एंड द एयर कॉलम इज वेरी लाइट, बेयरली एक्सर्ट्स एनी प्रेशर। तो ये एकदम वैक्यूम की तरह बन जाता है और एयर कॉलम इतना लाइट होता है कि यहाँ पर हार्डली कोई प्रेशर फील होता है। अब बात करते हैं लास्ट प्रेशर बेल्ट की, जिसे हम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बुलाते हैं। अब ये होता है पोलर रीजन्स में, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल दोनों में। अब पोलर रीजन्स में क्या होता है कि ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ की विंड्स भी ठंडी होती हैं। क्योंकि ये ठंडी होती हैं तो ये हैवी होती हैं और ये ऊपर की तरफ राइज नहीं करती हैं, तो ये कॉन्स्टेंटली इन एरियाज में हाई प्रेशर बनाकर रखती हैं। सो दे आर फाउंड नियर ओवर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल एंड वाई इट इज फॉर्म्ड, क्योंकि ये एक्सट्रीमली कोल्ड एयर होती है, इट बिकम्स डेंस एंड हैवी एंड दिस कोल्ड एयर सिंक्स, और ये हाई प्रेशर जोन क्रिएट करती हैं। सो एयर इज टू कोल्ड एंड हैवी टू राइज, और ये स्टेबल होती है, कोल्ड होती हैं और ये ड्राई कंडीशंस लेकर आती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जितनी भी हमने प्रेशर बेल्ट्स पढ़ी ना, ये ऐसा नहीं होती है कि ये प्रेशर बेल्ट्स फिक्स्ड होती हैं, ये खुद में शिफ्ट होती रहती हैं। कब शिफ्ट होती हैं? जैसे जैसे सन की मूवमेंट होती रहती है वैसे वैसे ये प्रेशर बेल्ट्स शिफ्ट होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर बेल्ट्स डिपेंड ही टेम्परेचर पर करती हैं। टेम्परेचर ज़्यादा, गर्म हवा ऊपर चली गई, टेम्परेचर कम, हवा ठंडी हुई, नीचे आ गई। तो इस तरह से, क्योंकि सन के होने से टेम्परेचर पर बहुत फर्क पड़ता है, राइट। अगर सूरज है तो गर्मी ज़्यादा होगी, एयर गर्म, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एयर गर्म होगी, करेक्ट। तो इसलिए जैसे जैसे सन की मूवमेंट होती है वैसे वैसे ये प्रेशर बेल्ट्स भी खुद को शिफ्ट करती रहती हैं और ये प्रेशर बेल्ट्स फिक्स्ड नहीं होती हैं। एज सन मूव्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक्स टू द अनदर, जैसे जैसे सन एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक पर जाता है प्रेशर बेल्ट्स भी शिफ्ट होती हैं, और इस फिनोमेना को हम बुलाते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? हवा में पानी, कितना पानी है हवा में, बस वही ह्यूमिडिटी होती है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और द वाटर वेपर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एयर। टाइप्स जैसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमें ये बताता है कि 1 क्यूबिक मीटर की हवा में कितना पानी है। ठीक है, तो ये क्यूबिक मीटर में पानी को मेजर करता है, और अगर हम इसको देखें तो ये वेदर के लिए ना उतना यूजफुल नहीं होता। वहीं पर अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम परसेंटेज में लेते हैं कि एक टाइम पर ये जो हवा है ये कितना मॉइस्चर रख सकती है, तो इस परसेंटेज की हम बात करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब मतलब
वो हवा जो पूरी तरह सैचुरेटेड है या जिसमें 100% मॉइस्चर है या वो उतना मॉइस्चर है जिससे ज़्यादा वो ले नहीं सकती, तो उसे हम सैचुरेटेड एयर बुलाते हैं। तो अगर टेम्परेचर कम होता है तो यही वाटर वेपर्स जो पानी में अवेलेबल हैं ये क्लाउड्स बन जाते हैं या रेन बन जाते हैं, जिससे कंडेंसेशन हो जाती है, जिससे बारिश आ जाती है। अब ह्यूमिडिटी वेदर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अगर ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तो मतलब कि हवा में पानी ज़्यादा है तो इससे बारिश आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा पानी है हमारी हवा में, तो ये हवा और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और हीट एब्जॉर्ब करेगी तो ये चिपचिपी गर्मी हो जाएगी। तो होता है ना कि जब मॉनसून होते हैं तो गर्मी भी ज़्यादा होती है, ऊपर से बारिश भी होती है, तो वो पानी बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है हवा में, ऊपर से गर्मी भी हो रही होती है, तो ये चिपचिपी सी और बड़ी अनकंफर्टेबल सी फील होती है। ह्यूमिडिटी, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो वहाँ पर ड्राई वेदर होगा और वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा हमें। तो इसलिए ह्यूमिडिटी हमारे टेम्परेचर को भी एक तरह से अफेक्ट करती है। सो एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, और इसे हम ग्राम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। इट इज़ नॉट आइडियल फॉर वेदर स्टडीज क्योंकि ड्यू टू द टेम्परेचर सेंसिटिविटीज। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये वो रेशो है विच इज द एक्चुअल मॉइस्चर टू द मैक्सिमम मॉइस्चर एयर कैन होल्ड, कि अभी एक्चुअल मॉइस्चर कितना है। से अभी एक्चुअल मॉइस्चर है 40 और ये 100 ले सकती है। सो दैट इज व्हाट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, और इसको हम हमेशा परसेंटेज में लेते हैं। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती या कम होती है। व्हेन एयर होल्ड्स मैक्सिमम मॉइस्चर इट इज सैचुरेटेड। अब मान लो एयर ने मैक्सिमम मॉइस्चर होल्ड करके रखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है हमारे आसपास की हवा में, तो उसे हम क्या बुलाएंगे? सैचुरेटेड एयर। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100% और फर्दर कूलिंग कॉजेज कंडेंसेशन एंड कंडेंसेशन कॉजेज क्लाउड्स एंड rainfall, the formation of clouds and rainfall. So what is the role of humidity in weather? So why humidity matters? क्योंकि अगर humidity high होगी तो precipitation के chances भी high होंगे। humidity जो humid air होगी वो absorb करेगी और retain करेगी ज़्यादा heat को, और जब ज़्यादा heat retain होगी so it slows down the evaporation of sweat and it makes us feel hot एंड अनकंफर्टेबल। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी और गर्मी होगी तो हमें काफ़ी अनकंफर्टेबल सा फील होगा, हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होगी। सो हाई ह्यूमिडिटी, अनकंफर्टेबल वेदर एंड देयर इज अ पोटेंशियल फॉर रेन। नाउ व्हाट इज कंडेंसेशन? तो देखो कंडेंसेशन क्या होता है। बेसिकली ये वाटर वेपर्स जो है ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर या आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज व्हाट कंडेंसेशन इज। कब होता है? जब हमारी एयर सेचुरेटेड होती है, मतलब एयर में जब भर भर के मॉइस्चर होता है, पूरा फुल मॉइस्चर होता है। सो टेम्परेचर फॉल्स बिलो द ड्यू पॉइंट, राइट। तो एक पॉइंट के नीचे टेम्परेचर गिर जाता है और तब कंडेंसेशन होती है। सो इसका ऑपोजिट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब पानी का इवेपोरेट होना, पानी का वाटर से वेपर बनना और हवा में जाना। कंडेंसेशन है वेपर्स का पानी में या फिर आइस में या फिर जो स्नोफ्लेक्स होते हैं उनमें कन्वर्ट होना। सो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है इवेपोरेशन। नाउ फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन ना अलग अलग तरह की होती है, जैसे कहीं पर सिर्फ क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है, सो फॉर्म हाई इन द एटमोस्फेयर। फिर दूसरा है मिस्ट। सो मिस्ट मतलब कि लाइट ड्रॉपलेट्स नियर द सरफेस, दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द नाइट, राइट। तो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलेंगे रात में। फॉग काफ़ी थिक और डेंस मिस्ट होती है जो विजिबिलिटी के लिए भी डेंजरस होती है। तो जो बच्चे नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको पता होगा कि सर्दियों के समय क्या होता है कि फॉग आ जाती है। जैसे सुबह सुबह उठो या फिर रात को अगर आप लेट नाइट अगर आप घर से निकलो तो पूरा बाहर ऐसे सफ़ेद हुआ होता है, मतलब आपको थोड़ा सा भी डिस्टेंस पर नहीं दिखाई देता है और वो बहुत डेंजरस होता है विजिबिलिटी के लिए। ड्यू, इट फॉर्म्स इन विंटर्स व्हेन टेम्परेचर इज लो बट अबव 0 डिग्री। तो ये तब बनती है जब टेम्परेचर कम होता है लेकिन
0 डिग्री से ज़्यादा होता है। फ्रॉस्ट, इट फॉर्म्स बिलो 0 डिग्री, तो यहाँ पर आइस क्रिस्टल्स अपेयर होते हैं ऑन प्लांट्स एंड रॉक्स, एंड फ्रॉस्ट इज समथिंग दैट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर क्रॉप्स एंड ट्रीज। तो ये हमारी प्लांट्स के लिए, हमारी वेजिटेशन के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। नाउ कम्स द प्रेसिपिटेशन, सो द रिलीज ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इन द टू द अर्थ सरफेस। अब क्या होता है, क्लाउड्स बन गए, अलग अलग तरह के हमने कंडेंसेशन की फॉर्म्स देख ली, तो ये सारी चीज़ें जब रिलीज होती हैं अर्थ सरफेस की तरफ, इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ ड्रिजल, स्नो, स्लीट या हेल, तो दैट इज कॉल्ड as precipitation. So it happens when the tiny water droplets combine with the large into the larger ones. वो heavy हो जाते हैं और अब वो हवा में रह नहीं पाते हैं. Now they suspend in the air. राइट तो भारी हो जाते हैं और फिर वो नीचे की तरफ आ जाते हैं. सो प्रेसिपिटेशन के भी अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे कि रेन एक काफ़ी कॉमन फॉर्म है जो आजकल के टाइम पे मॉनसून चल रहा है, तो आजकल हम सब अपने घर के आसपास मतलब अपने रीजन्स में देख ही रहे हैं. सो दीज आर द लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स. देन ड्रिजल, सो लाइट रेन विद small droplets, snow, feathery flakes or frozen moisture, sleet, mix of rain and snow, hail, frozen ice pellets, and they are the most destructive ones. तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल. तो अलग अलग तरह की होती है, जैसे सबसे पहली है कन्वेक्शनल, दूसरी है रिलीफ एंड तीसरी है साइक्लोनिक. तीनों के बारे में पढ़ेंगे. कन्वेक्शनल रेनफॉल, सो दीज अकर इन द इक्वेटोरियल रीजन्स. कब होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होती है. सो वार्म एयर राइजेस और ये कन्वेक्शन करंट्स लेकर आती हैं. अब ऊपर जाएंगी, कन्वेक्शन करंट्स लाएगी और एयर जो है वो ठंडी होगी, कंडेंस होगी और वो वापस क्या कर देगी, बारिश कर देगी. सो दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप एंड ये इक्वेटोरियल रीजन्स में देखने को मिलती है कन्वेक्शनल रेनफॉल. इट इज अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग और इसे जनरली 4 PM शावर्स या 4 o'clock शावर्स भी बोलते हैं. तो इक्वेटोरियल रीजन्स के समय के जगह पर पता है क्या होता है, सुबह अच्छी खासी धूप चमक रही होगी और अचानक से 4 बजे ना बारिश आ जाएगी. तो ये बहुत कॉमन होता है इक्वेटोरियल रीजन में और इसे ही हम कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं, जिसे हम 4 PM शावर्स के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट इज रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल. सो दिस रेनफॉल अकर्स व्हेन द मॉइस्चर लेडन विंड्स आर फोर्स्ड टू राइज ओवर द माउंटेन्स और प्लेटो. तो ये तब होता है जब मॉइस्चर लेडन विंड्स दे आर फोर्स्ड टू राइज ओवर द माउंटेन्स और प्लेटो, जब को माउंटेन्स और प्लेटोज के ऊपर जाना पड़ता है. सो हाउ इट वर्क्स, सो विंड्स हिट द फिजिकल बैरियर्स लाइक माउंटेन्स, राइट. तो विंड्स क्या करते हैं, विंड्स इन बड़े बड़े बैरियर से, इन बड़ी बड़ी दीवारों से जैसे माउंटेन से टकरा जाती हैं, वो और ऊपर राइज होती हैं, कूल होती हैं और क्लाउड्स बना देती हैं. अब ये क्लाउड्स सेचुरेट हो जाते हैं अपने मैक्सिमम लेवल तक और फाइनली हो जाती है रेन. तो इसे रिलीफ रेनफॉल या ओरोग्राफिक रेनफॉल बुलाते हैं. अब होता क्या है कि ये पहाड़ है, यहाँ से विंड्स आई, इससे टकराई, ऊपर राइज हुई, ठंडी हुई और बारिश आ गई, राइट. लेकिन यहाँ पर एक तरफ तो बारिश आएगी, दूसरी तरफ नहीं आएगी. तो एक तरफ को हम बुलाएंगे विंडवर्ड साइड और दूसरी तरफ को लीवर्ड साइड. तो जिस तरफ ये हवाएं आई, टकराई और बारिश हुई, दैट इज द विंडवर्ड साइड, द साइड फेसिंग द विंड, जहां पर हैवी रेनफॉल होती है. और इसके ऑपोजिट साइड को हम लीवर्ड साइड बुलाते हैं, विच इज ऑपोजिट टू दिस, और वहां पर नो या फिर लिटिल रेनफॉल देखी जाती है. नेक्स्ट, रेन शैडो रीजन्स. सो दीज आर द ड्राई एरियाज ऑन द लीवर्ड साइड. तो रेन शैडो एरियाज बेसिकली यही लीवर्ड साइड पर, जहाँ पर मॉइस्चर वाली हवा नहीं पहुँच पाती और बारिश बहुत कम या फिर ना के बराबर होती है, उसे हम रेन शैडो रीजन्स बुलाते हैं. जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का ये पेनिनसुला रीजन है. पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला वो लैंड एरिया होता है जो 3 तरफ से पानी से सराउंडेड होता है. जैसे कि अब ये नीचे वाला एरिया है, सर्दर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, ठीक है. तो यहाँ पर वेस्ट साइड पे वेस्टर्न घाट्स हैं, मतलब अरेबियन सी के साइड पर, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की तरफ है क्या, ईस्टर्न घाट्स. तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट में क्या होता है कि अरेबियन साइड से वो मॉइस्चर वाली विंड्स उठती हैं, आगे जाती हैं, वेस्टर्न घाट से टकराती है और खूब सारी हवा होती है, खूब सारी बारिश होती है. वहीं पर डेक्कन प्लेटो में, यहाँ पर डेक्कन प्लेटो है,
राइट। तो डेक्कन प्लेटू लीवर्ड साइड आती है इसी हवा के लिए, तो ये रीजन्स ड्राई होते हैं क्योंकि सारी की सारी बारिश वेस्टर्न घाट से टकरा के वहीं पर हो जाती है, तो उसकी जो दूसरी साइड का एरिया है उसे हम लीवर्ड साइड या फिर ड्राई एरिया भी बुलाते हैं। नाउ द थर्ड type of rainfall is cyclonic or the frontal rainfall. Cyclonic मतलब वो rainfall, the rainfall that occurs when warm air mass, rainfall that occurs when a warm air mass and a cold air mass meet and form a front. ठीक है, एक ऐसा एरिया जहां पर गर्म हवा और ठंडी हवा मिलती है और एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है और वहां पर एक फ्रंट बना देती है। तो इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है, आपस में टकरा गई। अब क्या होगा, अब यहां पर आएंगे तूफान। सो हाउ इट वर्क्स, सो द कोल्ड एयर विच इज डेंसर स्टेज नियर द ग्राउंड, वार्म एयर ऊपर की तरफ चली जाती है। अब राइजिंग वार्म एयर एक्सपैंड्स, कूल्स एंड कंडेंसेस एंड दिस फॉर्म्स क्लाउड्स, और उससे यहाँ पर रेनफॉल आती है। ठीक है, तो यहाँ पर साइक्लोन और इससे साइक्लोनिक और द फ्रंटल रेनफॉल भी बुलाते हैं। तो वेयर द साइक्लोनिक रेनफॉल अकर्स, सो मोस्टली इन टेम्परेट रीजन्स या फिर ट्रॉपिकल रीजन्स में। सो द कॉमन ड्यूरिंग द वेदर डिस्टर्बेंसेस सच एज साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स, तो ये इन टाइम पर ये काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट की वेदर और क्लाइमेट के, दैट इज विंड। तो विंड की बात करें ना, तो विंड वो हवा होती है जो हमेशा मोशन में होती है। सो एयर इन मोशन इज कॉल्ड एज विंड। Now we will be talking about the movement. So it blows from high pressure to low pressure and the movement is always horizontal. तो ये जो एयर है ये हमेशा हॉरिजॉन्टली मूव करती है और इसका मेन काम होता है हीट को ट्रांसफर करना। मतलब थ्रू आउट द ग्लोब जब हवा चलती है तो हीट ट्रांसफर होती है, कहीं ठंडी हवा जा रही है तो वहाँ ठंड जा रही है, जहाँ अगर गर्म हवा आ रही है तो गर्मी आ रही है, तो इस तरह हीट का ट्रांसफर होता है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पीड और एंड डायरेक्शन। तो ऑल्दो हम विंड को देख नहीं सकते लेकिन हम इसको फील भी कर सकते हैं और साथ ही साथ विंड की स्पीड को और विंड की डायरेक्शन को हम मेजर भी कर सकते हैं। अब यही विंड ना अलग अलग तरह की होती है। तो वर्टिकल विंड मूवमेंट की अगर हम बात करें, टाइप्स की बात करते हैं, तो एयर करंट मतलब ये वर्टिकल मूवमेंट होती है विंड की। राइजिंग एयर को हम असेंडिंग करंट बोलते हैं और फॉलिंग एयर को हम डिसेंडिंग करंट बोलते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेदर चेंजेस लाइक क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल एंड स्टॉर्म्स। ठीक है, आगे फर्स्ट टाइप ऑफ विंड आर द प्लेनेटरी विंड्स, मतलब वो विंड्स जो प्रिवेलिंग हैं, जो परमानेंट विंड्स हैं। सो दे ब्लो थ्रू आउट द ईयर इन द स्पेसिफिक रीजन्स। सो थ्रू आउट द ईयर ये स्पेसिफिक रीजन्स में ब्लो करती रहती हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायरेक्शन एंड स्पीड, और ये हमारे ग्लोब को, थ्रू आउट द ग्लोब ये वेदर पैटर्न को और ओशन के करंट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। सो दीज विंड्स फॉर्म पार्ट ऑफ द प्लेनेटरी विंड सिस्टम ऑफ द अर्थ। तो ये हमारे प्लैनेट के विंड सिस्टम को अफेक्ट करती हैं और ये उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ द ट्रेड विंड्स। सो ट्रेड विंड्स सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स में फ्लो करती हैं, जिन्हें हम क्या बुलाते हैं, कौन सी बेल्ट्स हैं, हॉर्स लैटिट्यूड्स। सो दे आर टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स। तो ये हॉर्स लैटिट्यूड से डोल्ड्रम्स की तरफ मूव करती है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज की तरफ ये विंड्स मूव करती हैं। सो दे आर कंसिस्टेंट इन स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, और मेजरली इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की, नॉर्थ ईस्ट से इक्वेटर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो साउथ ईस्ट से इक्वेटर की तरफ आती हैं सर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये दोनों ही आपको ट्रेड विंड्स के नाम पता होने चाहिए और कहाँ से कहाँ को चल रही हैं। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, दूसरी सर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ट्रेड विंड्स। सो ट्रेड विंड्स, व्हाई डू दीज ट्रेड विंड्स, ये है कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट इज ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। अब क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, अर्थ के रोटेट होने से अब ये विंड्स भी रोटेट करती हैं। सो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ विंड्स ऑल्सो रोटेट। ठीक है, सो द फेरेल्स लॉ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है और सर्दर्न हेमिस्फीयर में यही विंड्स लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। बात क्लियर हो गई। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। इनको बहुत डिटेल में अभी नहीं, इनको हम क्लास 9 में डिटेल में पढ़ते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि देयर इज अ कॉज ड्यू टू विच विंड्स कर्व एंड दैट इफेक्ट इज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स इज
मीन्स कि जब अर्थ रोटेट करती है, अर्थ के रोटेट होने से हमारी विंड्स जो हैं वो कर्व होती हैं। दूसरा फेरेल्स लॉ, फेरेल्स लॉ हमें ये बताता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स राइट की तरफ को डिफ्लेक्ट होती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में यही विंड्स लेफ्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट होती हैं। इफेक्ट, सो ट्रेड विंड्स ब्लो ऑन शोर, मतलब सी से लैंड की तरफ, एंड दे पिक मॉइस्चर एंड दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, नाउ द प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, सो वेस्टर्लीज क्या होती हैं? So westerlies, these are the winds that blow from subtropical high pressure belts, मतलब हॉर्स लैटिट्यूड से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ, मतलब दोनों ही हेमिस्फीयर में, सो 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड तक ये मूव करती हैं, तो इन्हें हम वेस्टर्लीज बुलाते हैं। तो मतलब ये सब ट्रॉपिकल एरिया से पोल्स की तरफ को चलती हैं, वो होती हैं वेस्टर्लीज। सो ऑल्सो नोन एज साउथ वेस्टर्लीज जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एंड नॉर्थ वेस्टर्लीज जो सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो अगेन नाम याद रखना, इनके बारे में हम तब ज़्यादा डिटेल में इनको देखेंगे जब हम अपने कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे। अब बात करते हैं आगे द स्पेशल फीचर ऑफ वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज जो होती है ना, दे आर नॉट कॉन्स्टेंट इन द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। इनका इफेक्ट क्या होता है? दे ब्रिंग रेनफॉल व्हेन दे ब्लो ऑन शोर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जब ये ऑन शोर, मतलब जब ये सी से लैंड की तरफ को ब्लो करती हैं, चलती हैं, तो ये रेनफॉल लेकर आती है। और सदर्न हेमिस्फीयर में द एब्सेंस ऑफ लैंड मेक्स देम वेरी स्ट्रॉन्ग। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड काफ़ी कम है, ठीक है, काफ़ी कम लैंड देखी जाती है, मोस्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पर एब्सेंस ऑफ लैंड की वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखी गई हैं। सो रोरिंग 40s, सो बेसिकली इट इज़ द जोन बिटवीन 40 degree south and 50 degree south. Westerlies are extremely strong and stormy. So again a small tip जो याद रखनी है. Now coming on to the polar winds. So these winds blow in the polar high pressure belts to subpolar low pressure belts. ठीक है, जो पोलर वाले रीजन्स हैं वहां से ये सब पोलर वाले रीजन्स की तरफ को ब्लो करती हैं. सो पोलर, नॉर्थ पोलर ईस्टलीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड साउथ पोलर ईस्टलीज सदर्न हेमिस्फीयर में. दीज आर द कोल्ड एंड ड्राई विंड्स फ्रॉम आइस कैप्ड रीजन्स. तो ये पोल्स की तरफ से चलने वाली हवाएं हैं, पोलर रीजन्स की तरफ से, एंड मोर कंसिस्टेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर. तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये ज्यादा कंसिस्टेंट देखी गई हैं. द शिफ्ट ऑफ प्लैनेटरी विंड्स. अभी जो प्लैनेटरी विंड्स होती हैं दे आर नॉट फिक्स्ड, राइट. सो दीज शिफ्ट स्लाइटली नॉर्थ और साउथ विद द मूवमेंट ऑफ सन. अब जैसे जैसे सन मूव करेगा वैसे वैसे ये विंड्स मूव करेंगी. जैसे हमने प्रेशर बेल्ट्स की बात की थी, तो सन की मूवमेंट के साथ ये प्रेशर बेल्ट्स मूव करती हैं, ये कांस्टेंट नहीं होती हैं. वैसे ही विंड्स भी कांस्टेंट नहीं होती हैं और ये भी विद द मूवमेंट ऑफ द सन ये विंड्स मूव करती हैं. सो दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर सीजनल वेदर चेंजेस, एग्जाम्पल मानसून. तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सीजनल वेदर के लिए. तो अगर हवा नहीं आए, इंडिया का जो मॉनसून है ना वो पूरा का पूरा विंड्स पे डिपेंड है. अगर हवा नहीं चलेगी, मॉनसून विंड्स नहीं आएंगे तो इंडिया में मॉनसून नहीं आएगा. तो विंड्स हमारी कंट्री के लिए, मॉनसून के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ द पीरियोडिक विंड्स. सो दीज विंड्स दैट ब्लो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, डेली या फिर सीजनली. इट इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन द रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. तो ये जो पीरियोडिक विंड्स हैं इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग. तो ये चलती ही ठंडे और गर्म के डिफरेंस की वजह से है, मतलब बेसिकली टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ही चलती हैं. सो एग्जाम्पल, लैंड एंड सी ब्रीज दे ब्लो फॉर अ फ्यू आवर्स डे एंड नाइट साइकिल में. मॉनसून, सो सीजनल विंड्स जो सिर्फ कुछ मंथ्स के लिए चलती हैं. जैसे हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं तो इंडिया में ऑलमोस्ट मिड मई से सितंबर तक बारिश रहती है और ये बारिश सिर्फ विंड्स की वजह से आती है. सो अनलाइक प्लैनेटरी विंड्स दे ब्लो थ्रू आउट द ईयर, पीरियोडिक विंड्स आर टाइम स्पेसिफिक. तो जैसे हम प्लैनेटरी विंड्स की बात कर रहे थे जिसमें हमने अलग अलग तरह की विंड्स पढ़ी, तो वो प्लैनेटरी विंड्स थ्रू आउट द ईयर चलती हैं, लेकिन पीरियोडिक विंड्स सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती हैं, चाहे दिन के लिए चाहे वो कुछ महीनों के लिए हो. अब वेरिएबल विंड्स, तो ये वो विंड्स होती हैं दैट अफेक्ट द स्मॉल एरिया एंड दे लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशंस. ठीक है, ऐसी विंड्स जो छोटे से एरिया को अफेक्ट करती हैं और सिर्फ
थोड़े से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चलती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड, डायरेक्शन, ड्यूरेशन, एरिया सब कुछ वेरी करता है। अनप्रिडिक्टेबल होती हैं और टेम्परेरी होती हैं। एग्जाम्पल साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, एंड दीज आर लोकलाइज्ड एंड कैन ब्रिंग सडन वेदर चेंजेस। एक तो ये लोकलाइज्ड होती हैं, मतलब एक ही एरिया में होती हैं, और ये सडन वेदर चेंजेस भी लेकर आती हैं। लोकल विंड्स, सो दीज विंड्स दैट ब्लो ओवर अ वेरी स्मॉल एरिया फॉर शॉर्ट टाइम, राइट। तो लोकल विंड्स एक स्मॉल एरिया में होती हैं और शॉर्ट टाइम के लिए एक लोकल एरिया में ही चलती हैं। जैसे इंडिया में वार्म विंड्स, जैसे कि लू, तो नॉर्थ इंडिया में समर्स के टाइम पर एक ड्राई हॉट विंड्स चलती हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं। एंड देन सिरोको एंड सिमूम, then Chinook in USA and Canada, and Foam in Europe, ठीक है, Fihon in Europe, right? So these are some of the local winds, तो टाइप्स पता होनी चाहिए। Now coming on to the cold local winds, तो यूरोप में चलती हैं जैसे बोरा, फ्रांस में मिस्ट्रिल, रशिया में ब्यूरन, अर्जेंटीना में पैम्पिरो। Local winds have specific names, origins and their effect is also on the local climate। तो ये जो local winds होती हैं ये थोड़े टाइम के लिए किसी एक स्पेसिफिक एरिया में चलेंगी और उसी स्पेसिफिक एरिया में उसका इफेक्ट होगा और उसी के क्लाइमेट को, ये लोकल क्लाइमेट को ही अफेक्ट करती है। Now the cloud cover and the sunshine. So cloud cover is very important. What is the importance of this cloud cover? तो जब cloud cover होता है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, तो अगर cloud cover होगा तो कम सन रेज एंटर करेंगी, तो दिन के टाइम पे गर्मी कम होगी और रात के टाइम में अर्थ से कम हीट को ये बाहर जाने देंगी, तो वार्म नाइट्स देखी जाएंगी। सो इट रिड्यूसेस आइसोलेशन दैट इज इंसोलेशन दैट इज incoming solar radiations, prevent radiation loss, so they trap heat, so cloudy days are warmer, some clouds cause rainfall and cloudless skies मतलब fair weather, ठीक है। so measurements, so these are expressed in eighths of the skies, जिसे हम octaves भी बुलाते हैं। अब ये eighths of the sky क्या होते हैं, तो ये मैंने एक पूरा टेबल बनाया है, मैं इससे आपको समझाती हूँ। ऑक्टास हमें क्लाउड कवर के बारे में बताता है, तो ये एक डिस्क फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। जब भी हमें क्लाउड मैप्स दिखाए जाते हैं तो वहाँ डिस्क शेप होती है। अगर ये 2 पार्ट्स कवर होते हैं, ठीक है, मतलब इतना कवर है, इसका मतलब पार्टली क्लाउडी रहेगा स्काई और ये क्वार्टर शेडेड होता है। वहीं पर अगर ये इतना शेडेड है, ऑलमोस्ट हाफ शेडेड है, ठीक है, तो इसका मतलब है हाफ शेडेड मतलब हाफ क्लाउडी। अभी ये 6 पार्ट्स कवर्ड हैं, तो इसका मतलब कि मोस्टली रीजन क्लाउडी रहेगा, मतलब 3/4 शेडेड रीजन होगा। अगर पूरा का पूरा ये डार्क है या शेडेड है, इसका मतलब कि यहाँ पर ओवरकास्ट है, फुली शेडेड पूरा क्लाउडेड रहेगा। जैसे कि ये मैंने आपको एक बना के दिखाया है, तो यहाँ पर 0 पार्ट कवर्ड है, मतलब ये स्काई एकदम क्लियर है। यहाँ पर हाफ एरिया शेडेड है, मतलब हाफ क्लाउडी है, और ये पूरा कवर्ड है, मतलब स्काई कंप्लीटली क्लाउडेड है। और भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, लेकिन हम इन सारे वेरिएशंस को नहीं, हम ये बेसिक को यहाँ पर इस क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब हो गया मोर ऑक्टास, मोर इज क्लाउड कवर, इसका मतलब लेस विल बी सनशाइन, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। सो दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक, क्लाउड कवर एंड सनशाइन। तो जितना क्लाउड कवर होगा उतनी ही कम धूप आएगी, उतनी ही कम हीट रेडिएट हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आई होप आपको चैप्टर समझ आया है। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना और जैसे नोट्स बने हैं बिल्कुल वैसे बना के इनको अच्छे से कवर कर लेना, अच्छे से सब कुछ पढ़ लेना। और अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्न हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लेना। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।